हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज टी सेल डेवलपमेंट में हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टीसीआर के बेसिस पे दो टाइप की टी सेल होती हैं। एक होती है टीसीआर अल्फ़ा बीटा कंटेनिंग सेल्स और एक होती है टीसीआर गामा डेल्टा कंटेनिंग सेल्स। लास्ट वीडियो में हम ये पढ़ चुके थे। तो इन दोनों ही टाइप के टी सेल्स का परसेंटेज बॉडी में अलग अलग होता है। जो टीसीआर अल्फ़ा बीटा सेल्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं और जो टीसीआर गामा डेल्टा वाली सेल्स हैं वो कम अमाउंट में पाई जाती हैं। 75% से भी ज़्यादा अमाउंट टीसीआर अल्फ़ा बीटा सेल्स का बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसके डेवलपमेंट को ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रिसर्चर समझने में कामयाब हो पाए हैं। गामा डेल्टा का डेवलपमेंट उतना स्टडी अभी अच्छे से नहीं किया गया है। इसीलिए जो हम पढ़ते हैं वो भी टीसीआर अल्फ़ा बीटा कंटेनिंग जो टी सेल्स हैं उन्हीं का डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं। डेवलपमेंट या मैच्योरेशन इन्हीं का पढ़ते हैं। तो इसमें भी हम टीसीआर अल्फ़ा बीटा सेल्स का ही डेवलपमेंट और मैच्योरेशन देखेंगे कैसे कैसे होता है। लास्ट वीडियो में हमने ये भी बता दिया था कि जब टी सेल्स बोन मैरो में बनने के बाद जब थाइमस में पहुंचती हैं तो उनके पास ना तो CD8 मार्कर होता है ना तो CD4 मार्कर होता है। टीसीआर भी डेवलप नहीं हुआ होता है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जो इस टाइप का भी रहना हो। तो उस कंडीशन में उसको हम डबल निगेटिव सेल कहते हैं क्योंकि उसमें ना CD4 होता है ना CD8 होता है। और उस डबल निगेटिव सेल्स में कई स्टेजेस फर्दर आगे बढ़ती है। वो डबल निगेटिव सेल कई सारे डेवलपमेंट स्टेजेस से आगे बढ़ती है जिसको हम DN1 DN2 DN3 DN4 स्टेजेस कहते हैं। उन सारे के सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस में अलग अलग टाइप के सरफेस मार्कर भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आगे की प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है जिसको मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि इसमें ये मैंने बताया है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल या टी सेल जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल है टी सेल की जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल है वो बोन मैरो से आती है थाइमस में। उसके बाद डीएन स्टेज आती है। डीएन के बाद DN1 DN2 DN3 DN4 स्टेजेस से गुजरने के बाद डबल पॉजिटिव स्टेज आ जाती है। डबल पॉजिटिव स्टेज का थाइमिक सिलेक्शन होता है और फिर सिंगल पॉजिटिव स्टेज में सेल्स आ जाती है। तो ये सारे ही डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जिससे कि एक टी सेल को गुजरना पड़ता है मैच्योर होने के लिए। अब यही सारे स्टेप को हम देखेंगे कि हर एक स्टेप में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो टीसीआर अल्फ़ा बीटा सेल्स का ही डिस्कशन हम मेनली कर रहे हैं जिसमें टीसीआर अल्फ़ा बीटा टाइप का टीसीआर पाया जाता है। ऐसी टी सेल्स का डेवलपमेंट हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले DN टी सेल आएगी जो कि लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल से डेवलप हुई है डायरेक्ट। इस तरह से डबल निगेटिव में कोई भी सरफेस मार्कर प्रेजेंट नहीं है। CD4 CD8 सब एब्सेंट है। उसके बाद DN से लेकर के DN1 DN2 और DN3 स्टेज तक टीसीआर के बीटा चेन का, अल्फा चेन बाद में बनती है बीटा पहले बनती है, तो बीटा चेन का रीअरेंजमेंट होता रहता है DN3 स्टेज तक। ठीक है, तो DN से लेकर के DN3 स्टेज तक टीसीआर बीटा चेन का ही अरेंजमेंट डेवलपमेंट पहले होता है, फिर उसका अरेंजमेंट होता है, उसमें जीन के रीअरेंजमेंट होते हैं जिससे टीसीआर बीटा चेन वेरियस टाइप के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकती है जो MHC से बाउंड होते हैं। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट होता है टीसीआर बीटा के चेन का, जीन लेवल पे रीअरेंजमेंट होगा और सेल DN3 स्टेज में पहुंचेगी। तो DN से DN3 स्टेज में कुछ नहीं हुआ, केवल अरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ टीसीआर बीटा चेन का। उसके बाद DN3 स्टेज में आने के बाद केवल वही टी सेल सेलेक्ट होती हैं जिसमें बीटा चेन डेवलप होनी शुरू हो गई होती है। बाकी की जो सेल जिसमें बीटा सिलेक्शन या बीटा रीअरेंजमेंट नहीं हो पाया होता है वो सारी की सारी टी सेल्स वहीं पे ख़त्म कर दी जाती हैं, प्रोसेस हो जाती है उनकी, और केवल वही सेल्स जिसमें बीटा चेन डेवलप हो गई होती है वो आगे बढ़ती है। तो इसमें लिखा है बीटा सिलेक्शन ऑफ DN3 सेल्स। ठीक है, तो DN3 स्टेज में सेल्स का बीटा सिलेक्शन होता है और जो सेल सेलेक्ट की जाती है बॉडी की द्वारा उसमें प्री टी अल्फा चेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। बीटा बन गई, अब अल्फा भी बनना है, तो अल्फा की प्री टी अल्फा चेन मतलब अभी पूरी तरह से मैच्योर कंडीशन में नहीं आई होती है, प्री टी अल्फा चेन डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है DN3 स्टेज के बाद। और जब प्री टी अल्फा चेन डेवलप होनी स्टार्ट होती है तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं प्री TCR टी सेल। इसको प्री TCR टी सेल भी कह सकते हैं जो DN3 स्टेज के बाद आती है। ठीक है, उसके बाद प्री TCR टी सेल्स में फिर सिग्नलिंग होती है
आगे, क्योंकि अब अल्फ़ा चेन का डेवलपमेंट होना है, फिर उसमें जीन का रीअरेंजमेंट भी होना है। तो उसमें उसके बाद सेल DN4 स्टेज में आ जाती है। मतलब DN से लेकर के DN3 तक बीटा का चेन का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद अल्फ़ा चेन का रीअरेंजमेंट शुरू हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुआ, सेल्स DN4 स्टेज में पहुंच गई। आगे क्या हुआ देखते हैं। उसके बाद एलीलिक एक्सक्लूजन ऑफ बीटा चेन लोकस सप्रेशन ऑफ फर्दर रीअरेंजमेंट ऑफ TCR बीटा चेन। अब DN4 DN3 स्टेज तक तो रीअरेंजमेंट होता रहता है TCR बीटा चेन का, लेकिन DN4 स्टेज तक आते आते अब अल्फ़ा चेन का स्टार्ट होना है डेवलपमेंट। तो DN4 स्टेज में आने के बाद जो बीटा चेन को रीअरेंज करने वाले जीन थे वो अब स्टॉप कर दिए जाते हैं कि भैया अब तुम्हें अरेंज नहीं होना है, जितना अरेंजमेंट तुम्हारा होना था तुम्हारा हो चुका है, अब तुम प्लीज़ अपना अरेंजमेंट बंद करो ताकि अल्फ़ा चेन को रीअरेंज होने का मौका मिले। तो वही लिखा हुआ है, जेनेटिक लेवल पे या जीन लेवल पे एलीलिक एक्सक्लूशन होता है बीटा चेन के लोकस का, मतलब उसका फर्दर रीअरेंजमेंट अब नहीं होने पाएगा TCR बीटा चेन का, और अब किसका शुरू होगा अरेंजमेंट, जीन रीअरेंजमेंट अल्फ़ा चेन का। तो नेक्स्ट है, उसके बाद हमारी अल्फ़ा चेन का रीअरेंजमेंट शुरू होता है और सेल्स हमारी पहुंच जाती है डबल पॉजिटिव स्टेज में। अभी पूरी तरह से अल्फ़ा चेन का अरेंजमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, स्टार्ट होना शुरू हो गया अल्फ़ा चेन का, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। सेल डबल पॉजिटिव स्टेज में आ जाती है। डबल पॉजिटिव स्टेज में आने के बाद CD8 और CD4 दोनों उसमें एक्सप्रेस होने लग जाते हैं, और TCR अल्फ़ा चेन का रीअरेंजमेंट इनिशिएशन, क्या मतलब आगे प्रोग्रेशन कह सकते हैं, प्रोग्रेशन ऑफ TCR अल्फ़ा चेन रीअरेंजमेंट। पहले तो हमारा TCR अल्फ़ा चेन का डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होने के बाद जीन रीअरेंजमेंट से वो अरेंज होगा, ठीक है। तो TCR डबल पॉजिटिव स्टेज पहले आ जाती है और TCR अल्फ़ा चेन का रीअरेंजमेंट डबल पॉजिटिव के बाद ही ख़त्म होता है। तो यहाँ पे TCR अल्फ़ा बीटा चेन बन जाती है डबल पॉजिटिव स्टेज में आने के बाद, और उसके बाद उस सेल का होता है थाइमिक सिलेक्शन। थाइमिक सिलेक्शन को भी हमें डिटेल में पढ़ना है, पहले आप लोगों को फिर से मैंने जो भी पढ़ा है वो क्लियर कर देती हूँ। देखिए, DN से लेकर के DN3 स्टेज तक आई तो बीटा चेन का रीअरेंजमेंट हुआ। उसके बाद DN4 स्टेज में आती है, DN3 स्टेज के बाद DN4 स्टेज में आएगी तो अल्फ़ा चेन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अल्फ़ा चेन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, इसके साथ ही और क्या होगा, बीटा चेन का फर्दर रीअरेंजमेंट को रोक दिया जाएगा। उसके बाद सेल डबल पॉजिटिव स्टेज में आ जाएगी, और डबल पॉजिटिव स्टेज में CD4 CD8 दोनों मार्कर T सेल पे प्रेजेंट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, TCR अल्फ़ा चेन का प्रोग्रेशन स्टार्ट होगा, मतलब उसका जीन रीअरेंजमेंट होगा अल्फ़ा चेन का, और उसके बाद वो भी होके ख़त्म हो जाएगा थाइमिक सिलेक्शन से पहले तक। थाइमिक सिलेक्शन के पहले तक हमारा TCR की अल्फ़ा बीटा दोनों चेन डेवलप हो गई होती हैं, और दोनों CD4 CD8 मार्कर एक ही सेल पे प्रेजेंट हो गए होते हैं। मतलब जैसे हमारी डबल पॉजिटिव स्टेज में कैसी सेल दिखेगी, ये हमारी अगर T सेल हम इसको मान लेते हैं तो इसमें CD4 भी प्रेजेंट होगा, CD8 भी प्रेजेंट होगा, और इसके साथ साथ हमारा TCR भी प्रेजेंट होगा अल्फ़ा बीटा दोनों चेन के साथ, ठीक है। उसके बाद थाइमिक सिलेक्शन आएगा। तो थाइमिक सिलेक्शन को भी हम थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। थाइमिक सिलेक्शन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिव सिलेक्शन और निगेटिव सिलेक्शन। जो पॉजिटिव सिलेक्शन होता है वो थाइमस के कॉर्टिकल पोर्शन में होता है, और निगेटिव सिलेक्शन थाइमस के मेडुलरी रीजन में होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम थाइमस पढ़ रहे थे कि इसमें दो तरीके के रीजन होते हैं। तो पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव सिलेक्शन का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, MHC रेस्ट्रिक्शन, और निगेटिव सिलेक्शन का रिजल्ट होता है सेल्फ टॉलरेंस। अभी क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। पॉजिटिव सिलेक्शन जिसमें MHC रेस्ट्रिक्शन है। अब देखिए, पिछले हमने भी बताया कि हमारी जो सेल्स हैं उसमें CD8 और CD4 दोनों ही तरीके के मार्कर प्रेजेंट हो गए हैं। अब क्या होगा, हमें पता है कि CD8 वाला मार्कर MHC1 के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो थाइमिक सेल्स होंगी हमारी, थाइमिक सेल, थाइमस में थाइमिक सेल पाई ही जाएंगी, तो थाइमिक सेल के ऊपर MHC1 प्रेजेंट होगा, क्योंकि MHC1 देखिए हर एक सेल पे प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, तो इसके जो MHC1 के साथ CD8 का इंटरेक्शन होगा। अगर CD8 MHC1 के साथ इंटरेक्शन करने में सफल होता है, CD8 अगर MHC1 के साथ इंटरेक्शन करने में सफल होता है तो क्या होता है, CD8 इसमें डेवलप मतलब रह जाता है, क्योंकि CD8 अगर इसके साथ बाइंड करने में MHC1 के साथ बाइंड करने में सक्षम हो गया तो CD8 रह जाता है, और CD4 क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि CD4 इन दोनों में से क्या होगा, अगर ये CD8 MHC1 के साथ इंटरेक्ट करेगा, CD4 APC में प्रेजेंट होने वाली MHC2 के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक, यही तो होगा।
तो हो सकता है कि CD8 और CD4 दोनों ही MHC1 और MHC2 के साथ इंटरेक्ट करने में सक्षम हो जाएं। पहली कंडीशन, उससे उस केस में क्या होगा, इस सेल की डेथ हो जाएगी एपोप्टोसिस के थ्रू। दोनों ही मार्कर एक ही सेल पे प्रेजेंट होकर MHC1 MHC2 के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उस सेल की डेथ निश्चित है। CD8 MHC1 के साथ बाइंड करने में सक्षम रहता है, CD4 MHC2 के साथ बाइंड करने में सक्षम नहीं रहता है, तो वो सेल हमारी CD8 पॉजिटिव सेल्स बन जाती हैं अल्टीमेटली। उसके बाद अगर CD4 APC पे प्रेजेंट होने वाली MHC2 के साथ इंटरेक्ट करने में सफल होता है, CD8 सफल नहीं होता है, तो ऐसी सेल्स हमारी CD4 पॉजिटिव सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, तो दोनों ही इंटरेक्ट करेंगे तो भी सेल की डेथ हो जाएगी, दोनों इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो भी सेल की डेथ हो जाएगी। एक इंटरेक्ट करेगा दूसरा इंटरेक्ट नहीं करेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, एक इंटरेक्ट करेगा दूसरा इंटरेक्ट नहीं करेगा, उस कंडीशन में एक डेवलप हो जाएगा दूसरा। फिर ये जो CD4 मार्कर जब किसी से बाइंड करने में सक्षम ही नहीं है तो ये इसका जो एक्सप्रेशन है वो ख़त्म होने लग जाएगा, तो CD8 पॉजिटिव सेल्स हो जाएंगी। तो यही होता है हमारा पॉजिटिव सिलेक्शन। केवल उन्हीं सेल का पॉजिटिव सिलेक्शन होता है जिसका CD8 MHC1 के साथ इंटरेक्ट करने में के सक्षम होता है और CD4 MHC2 के साथ बाइंड करने में सक्षम रहता है। अब आप सोच रहे होंगे हम APC के साथ कहाँ से बात करने लग गए, क्योंकि APC जो है हमारी जो मतलब APC की बात की है हमने, वो जो MHC2 को धारण किए हुए होंगी वो कहाँ से आ गई, तो वो थाइमस प्रेजेंट रहती हैं APCs भी, जिनके ऊपर हमारे MHC2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो CD4 के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव सिलेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि MHC1 के साथ अगर CD8 इंटरेक्ट कर रहा है और MHC2 के साथ अगर CD4 सही से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ऐसी सेल्स का पॉजिटिव सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आता है निगेटिव सिलेक्शन। निगेटिव सिलेक्शन में क्या होता है, TCR अल्फा बीटा। TCR अल्फा बीटा किसके साथ रिएक्शन करता है, ये MHC बाउंड एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करता है। TCR अल्फा बीटा मतलब केवल MHC के साथ ना इंटरेक्ट करके MHC के साथ जो एंटीजन बाइंडर है, सेल्फ एंटीजन, क्योंकि थाइमस में सेल्फ एंटीजन ही बाइंड रहेंगे जो TCR को पहचान करवाएंगे अपनी बॉडी के सेल्फ एंटीजन के साथ। तो TCR अगर सेल्फ एंटीजन बाउंड MHC के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करता है या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करता है या बहुत ही वीक टाइप का इंटरेक्शन करता है तो वो T सेल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये जो इंटरेक्शन है सेल्फ एंटीजन के साथ जो MHC से बाउंड है उसका TCR के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होना चाहिए, इंटरमीडिएट टाइप का होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग और वीक बाइंडिंग वाले जो सेल्स होती हैं उनका निगेटिव सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली सिंगल पॉजिटिव सेल बन जाती है जिसके पास एक TCR अल्फा बीटा रिसेप्टर होगा जो MHC1 बाउंड सेल्फ MHC1 या MHC2 बाउंड सेल्फ एंटीजन के साथ इंटरमीडिएट टाइप का इंटरेक्शन कर रहा होगा, एक CD8 मार्कर होगा या CD4 मार्कर होगा, तो सिंगल पॉजिटिव सेल बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा निगेटिव सिलेक्शन पॉजिटिव सिलेक्शन। निगेटिव सिलेक्शन में एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए होता क्या है, जो TCR, ये T सेल है, इस पर TCR प्रेजेंट है, ये TCR है। अब TCR किससे इंटरेक्ट करेगा, ये MHC किसी मान लीजिए APC है, इस APC ने अपने MHC2 पे एंटीजन को प्रेजेंट किया हुआ है, MHC2 पे सेल्फ एंटीजन को प्रेजेंट किया हुआ है। सेल्फ एंटीजन की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थाइमस में अभी सेल का डेवलपमेंट होना है T सेल का, तो T सेल के डेवलपमेंट के दौरान बॉडी की जितनी भी सेल्फ प्रोटीन्स हैं उसको पहचानने के लिए सारी प्रोसेस करवाई जाती है। तो वो सारी की सारी जो हमारी सेल्फ एंटीजन्स या सेल्फ प्रोटीन बॉडी की होती हैं वो MHC2 या MHC1 पे इंटरेक्शन करके शो होने लगती हैं, प्रेजेंट होने लग जाती हैं, जिसको TCR रिकॉग्नाइज करता है। TCR रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके साथ बाइंड करता है और बाइंडिंग ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो ये सेल ख़त्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वीक होगी तो ये ठीक तरह से पहचान ही नहीं पाएगा जो भी सेल्फ एंटीजन है, तो बाद में इसके लिए खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए बहुत ही वीक या बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, बस एक तरह से इसको पहचानना है TCR को कि अच्छा ये बॉडी की खुद की प्रोटीन, इसको डिग्रेड नहीं करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग या वीक इंटरेक्शन करके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग या वीक इंटरेक्शन अगर TCR का MHC बाउंड सेल्फ एंटीजन के साथ होता है तो उसका निगेटिव सिलेक्शन हो जाता है। यही मैं समझाना चाह रही थी। उसके बाद कुछ